दोस्तों, इस धरती पर ना जाने कितने महान विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक आए। कुछ ने धरती को इधर से उधर उलट दिया, कुछ ने समाज को इधर से उधर उलट दिया। फिर भी उनका जुनून कम नहीं हुआ। उन्होंने लाखों जिंदगियां बचाई, उन्होंने लाखों कष्ट झेले, तब भी जाकर के समाज सुधार से परहेज नहीं किया। आज हम बात करने वाले हैं उसी में से एक महान उपन्यासकार और आंचलिक लेखक फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म अरोही हिंगना नामक गांव, जिला अररिया, बिहार में 4 मार्च 1921 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गढ़बनैली, सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज में तथा माध्यमिक शिक्षा विराटनगर, नेपाल में हुई। रेणु ने 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई। 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को राणा शाह के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां भी सशस्त्र क्रांति और राजनीति में सक्रिय योगदान दिया। वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि तक को त्याग दिया था। 11 अप्रैल 1977 को इस महान इंसान का देहावसान हो गया। हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थिति दर्ज कराई, उसमें फणीश्वरनाथ रेणु उसमें एक प्रमुख कड़ी है। उनकी कथाओं में साहित्य के अतिरिक्त स्मरण, रेखा चित्र, ऋतोपतार्ज आदि विधाओं को नई ऊंचाई दी। उनकी प्रमुख कृति मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड, ठुमरी, अग्निखोर आदि एक महत्वपूर्ण पड़ाव को जन्म दिया। हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय 1954 में प्रकाशित उनके बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल से हुआ। 1954 ईस्वी से पहले 1936 ईस्वी में उसकी पहली कहानी बटबाबा एक साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी। मैला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता को एक परिभाषित उपाधि दी। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों में अपनी मनोरम कलाकृतियों से श्री रेणु ने गांव की धरती का जो चित्र खींचा, वह अमिट छाप छोड़ गया। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामोत्थान की ओर गया। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के संपूर्ण अंतर्विरोध और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत कथा रूप दिया। उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता और नवीन गत्यात्मकता की टकराहट है, विभिन्न राजनीतिक आंदोलन के अंतर्विरोध है, वहीं दूसरी ओर बिरादरीवाद की कड़वाहट। तो इसके बीच बजती हुई एक लोक सांस्कृतिक सहनाई भी है। अभी उन्हीं में से लिखी गई एक लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की अत्यंत मनोरंजक व प्रेरणादायक कहानी है, जो हमारे ग्राम्य जीवन के में जो पति पत्नी है उनके बीच के प्रेम को और टकराहट को, जो एक तरह का प्रेम ही है, को लाल पान की बेगम के माध्यम से जीवंत चित्रित किया गया है। आइए दोस्तों, देखते हैं लाल पान की बेगम किस तरह की कहानी बताती है। चलिए शुरू करते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर पर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। आधा आंगन धूप रहते जो गई और सहुआइन की दुकान पर छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती
कि बेला हो गई, आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लग रही थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्ची की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए एक छोटा सा ठेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगिया ना हो तब ना फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकली बात फुआ के देह में धस गई। बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारा बांगड़ को कुकुर माछी परेशान कर रहा था। आहा हाय 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 हर हाय हाय हाय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बांगड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडा से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों ने खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा से बड़ा हट छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर अभी। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरियों से बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाब करो भाई। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की अली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठा कर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ियां मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो आन पान तैयार होकर रही है, रसोई पानी कर रही है। मेरे मुंह आग लगे क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपनी जीभ पपोलते मुंह के होठ को एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई निकाली। अरे हाँ 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 हाँ, बिरजू की मैया के आगे न नाथ और पीछे पगाहा ना हो तबे ना। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ, सरबे शीतल मिट्टी के हाकिम के बासा पर यदि तू भी भेटी चढ़ाती हो तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कर जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बांग पाठ होता। जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगिया झूलती। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोलती गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोलकर निकाला, लेकिन मन मसोल कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले से उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी। अरे चंपिया, या आज लौटे तेरी मुड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन ब दिन बेचाल होती जा रही है। गांव में तो अब ठठेर बैस्कोप का गीत गाने वाली पुतुरिया पुतोहू सब आने लगी। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हर जाए। अरे चंपिया। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर पड़े घड़े को संभाला और मटका कर बोली, चल दीदिया चल। इस मोहल्ले में लालपन की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग जलती है। भग भग बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिला के हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरत ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती है। चंपिया की माँ के आंगन ने नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो चलो
और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसी पाट सूखते देखकर जानने वाली सभी औरतें खलियान और सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोबा गुड़ की उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई, माँ से तमाचा खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हो? सवहान जल्दी से सौदा नहीं देती तुम्हें। सवहान जल्दी सौदा नहीं देती है नानी। एक सवहान की दुकान पर मोती झरते हैं जो जर गाड़ कर बैठी हुई है। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी, हर जाए। फिर कभी बाजी न मुरलिया गाते सुन, चाल सीखने जाती ट्यूशन की छकरिया से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी अंदाजी की और उसकी बात चंगी की झोपड़ी की तक साफ पहुंच गई होगी। बिरजू की बीती हुई बातों को भूल कर खड़ा हुआ था कि धूल झाड़ते बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाना तो दीदी से भी गुड़ चटाती जरूर। वो शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले थप्पड़ दिया। ए मैया, एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहटी फैलाई। दे न मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्या, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। कुत्ता कहीं का। नहीं बनेगी मीठी रोटी? हैं? मीठी रोटी खाने का मुंह होता है? बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी तुम्हारा खैर नहीं, टंगा के देंगे कुतिया। 10 साल की चंपिया जानती थी शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़ पकड़ कर झकोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियां देगी। चंपिया की माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठ के शकरकंद छील लूं? नहीं, माँ ने झड़की दी। एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में डालेगा। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस के ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में बिल उठी। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रखे, मलदिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से। अचानक अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदिया टोली के यहाँ जाती है। गाड़ी का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छिलकर रख दे उठाकर। ये मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, अब नहीं देखूंगी। पैदल जाने वाली सब पहुंच कर पुरानी हो चुकी होगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंध कर वापस आया। देख दिया, देख न मेरी मिलिट्री टोपी पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। देख न दीदिया, देख न। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ न बोली, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से, अभी डंडा से देगा सौंठ करके। मड़ैया के अंदर बांगड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले कर देते, राक्षस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बंगड़ा को, खोल दे गले की घंटी, टुनुर टुनुर मुझे जरा भी नहीं सुहाता। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ी की याद आई हो। अभी बब्बा टोले की गड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी। तुमने सुना कि नहीं? बकवास मत करो, बांगड़ के गले की झुनकी खोलती हुई चंपिया बोली। मैया देगा ही तुमको शॉर्ट करके बेटा।